देखो, हमें बहुत कुछ आता है और हमें क्या, बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है, तो क्या केवल इतने मात्र से ही सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, हमें बहुत कुछ आता है, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि हमें जितना आता है क्या वो नीट में आता है। सिलेक्शन तो उस पे डिपेंडेंट है। इट मींस दुनिया में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर देखे तो हजारों लाखों बच्चा तैयारी में जुटा हुआ है, तो क्या सब सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं, सिलेक्शन केवल उन्हीं का होगा जिनको वो सब आता है जो नीट में आता है। दुनिया भर की नॉलेज गेन करके अभी हमें कुछ नहीं करना। अब हमारे पास जो लिमिटेड टाइम, उस टाइम के अंदर हम सिर्फ उतना ही तैयार करेंगे, उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही रिवाइज करेंगे, उतनी ही चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे जो इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं, कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, वो आपके पास लेके आ रहा हूं एक एक करके। और मैं तब तक आता रहूंगा जब तक तुम्हारे पास पूरे क्वेश्चंस ना पहुंचा दूं नीट के, जो इस बार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें बहुत कुछ आता है और हमें क्या, बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है, तो क्या केवल इतने मात्र से ही सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, हमें बहुत कुछ आता है, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि हमें जितना आता है क्या वो नीट में आता है। सिलेक्शन तो उस पे डिपेंडेंट है। इट मींस दुनिया में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर देखे तो हजारों लाखों बच्चा तैयारी में जुटा हुआ है, तो क्या सब सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं, सिलेक्शन केवल उन्हीं का होगा जिनको वो सब आता है जो नीट में आता है। दुनिया भर की नॉलेज गेन करके अभी हमें कुछ नहीं करना। अब हमारे पास जो लिमिटेड टाइम, उस टाइम के अंदर हम सिर्फ उतना ही तैयार करेंगे, उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही रिवाइज करेंगे, उतनी ही चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे जो इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूं अगले सवाल की ओर, जो मैंने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि अमाइन से लिया है। देखते हैं सवाल की तरफ। मैच द फॉलोइंग, इस टाइप का एक क्वेश्चन इस बार आने का पूरा चांस है। देखो, इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, उनको अच्छे से समझना है और इनको अच्छे से फोकस करना है। मैच द फॉलोइंग गैब्राइल थैलेमाइड रिएक्शन यहां दे रखी है और इधर यहां कुछ और साइड में आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। इधर वाली चीजों को इधर वाली चीजों से मैच करना है। यहां मैंने जैसे गैब्राइल लिख रखा है, एक रिएक्शन नीचे लिख रखी है, एक नीचे, इस तरह से कई रिएक्शंस और कई चीजें यहां लिखी हुई है। हमें मैच करना है कि इधर वाली कौन सा ऑप्शन उधर वाले कौन से ऑप्शन के साथ मैच करता है, ये हमारा सवाल है। पहला सवाल है गैब्राइल थैलेमाइड रिएक्शन। देखो, गैब्राइल थैलेमाइड रिएक्शन क्या है, इसको मैच करने से पहले मैं आपको इससे जुड़ी चीजें बताता हूं। बच्चों, गैब्राइल थैलेमाइड रिएक्शन स्टार्ट होती है थैलिक एसिड से। दिस इज द थैलिक एसिड, COOH, COOH। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस रिएक्शन को पूछा जा चुका है नीट के ही एग्जाम में। पिछले 2-3 सालों के अंदर आप चेक कर लेना, 2-4 सालों में ये सवाल पूछा गया है। मैं नहीं बताऊंगा किस सेशन में पूछा गया है, आप खुद से चेक करना, ताकि जब ये क्वेश्चन चेक करें तो और भी 2-4 क्वेश्चन आपको याद हो जाएं, उन्हें भी देखने का मौका मिले। गैब्राइल थैलेमाइड रिएक्शन की स्टार्टिंग होती है थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड को सबसे पहले अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं। रिएक्शन होती है, अमोनिया की 2H इन दोनों OH के साथ निकल जाती है और 2H2O बाहर हो जाता है और आपको एक कंपाउंड मिलता है इस तरीके का। ये हो गया थैलेमाइड। गौर से देखो, NH3 में से 2H निकल गई, एक H इस OH के साथ और एक H इस OH के साथ रिएक्ट कर गई, H2 निकलने के बाद इस तरीके का कंपाउंड बना। इसी को कहते हैं थैलेमाइड। मतलब कि रिएक्शन की स्टार्टिंग तो यहीं से होती है, थैलेमाइड, तभी तो गैब्राइल थैलेमाइड रिएक्शन नाम रखा गया। आफ्टर दैट अब इसकी रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ। KOH बेस है, इस H को ले जाएगा, दिस इज एक्टिव H, ये H चली जाएगी OH के साथ और आपको एक इस तरीके का पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा। गौर से देखिए, COCO, N पे लग गया K, ये हो गया पोटेशियम थैलेमाइड। अभी तक वो थैलेमाइड था, ये थैलिक एसिड, ये थैलेमाइड और ये पोटेशियम थैलेमाइड।
सुन लीजिए, इंटरमीडिएट पूछे जा रहे हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, इंटरमीडिएट खूब पूछे जाते हैं। रिएक्शन में बीच में बनने वाली चीजों पे भी फोकस करना है, ये सवाल भी पूछा जा चुका है। अब मैंने इस कंपाउंड को अटैक कराया एल्काइल हैलाइड पे। यहां अब सोचने की और समझने की बात है। ये जो कंपाउंड है, ये अब देखो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन इस एल्काइल हैलाइड से होगी। अगर इस एल्काइल हैलाइड की जगह आपसे कोई कह दे कि सर एल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड ले ले, तो अब काम की बात सुन लीजिए, आप एल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड नहीं ले सकते, क्योंकि एराइल हैलाइड में हैलोजन के लोन पेयर का बेंजीन की रिंग के साथ रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस की वजह से इसमें डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आ जाएगी, और डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आने की वजह से इसे ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये नहीं लिया जाएगा। एल्काइल हैलाइड आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन एराइल हैलाइड नहीं ले सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कंपाउंड SNAR करते हैं, और वो भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। यहां इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, बहुत इजी नहीं है, क्योंकि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म होती है वो ESR होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने जा रहा है, जो कि यहां ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब बात ये आती, तो क्या ये रिएक्शन कर जाएगा? 100% ये रिएक्शन कर जाएगा। ये X टूट जाएगा, X टूट के K के साथ चला जाएगा, और उस बेंजीन की रिंग के साथ जो N जुड़ा हुआ है मेरे बालकों, इस N पे ये R लग जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया, ये पोर्शन नेगेटिव हो गया, इस नेगेटिव पे पॉजिटिव जुड़ गया, और कंपाउंड बन गया एन एल्काइल थैलीमाइड। गौर से देखिए, ये था थैलिक एसिड, ये था थैलीमाइड, ये पोटेशियम थैलीमाइड, ये एन एल्काइल थैलीमाइड। और अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे KOH बेस के साथ। ये KOH के साथ रिएक्शन कर दी, ये KOH इसे डिकम्पोज कर देगा। जब ये KOH डिकम्पोज करेगा तो कुछ इस तरह से डिकम्पोजिशन होगा, और ये दोनों H इनके साथ जुड़ जाएगी। देखो बेटा, मैंने ये क्या बना दिया, ये कौन सी डिजाइन तैयार हो गई। इस RN पे दो H जुड़ेंगे तो ये RNH2 बन जाएगा, और आपको मिल जाएगा ये बेंजीन की रिंग, और रिंग पे ये बचा CO पे लग गया ओके, और नीचे वाले में भी CO और CO पे लग गया ओके। आई क्या समझ में? इस तरह से आप 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। काम की बात सुन लीजिए, इस रिएक्शन से ArNH2 नहीं बना सकते, क्योंकि Ar तो ले ही नहीं पाए थे आप। इससे ArNH2 नहीं बनेगा, इससे सेकेंडरी अमाइन नहीं बनेगी, इससे 3 डिग्री अमाइन नहीं बनेगी। ध्यान रखें, ये केवल और केवल प्राइमरी अमाइन के लिए ही काम आती है। इट मींस गैब्राइल थैलीमाइड रिएक्शन इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन ओनली। एराइल अमाइन और अदर अमाइंस इससे नहीं बन पाएंगे। अब मैं लेके चलता हूं आगे। चलो भैया, साफ बोलो भैया, निकलो यहां से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टाइम नहीं है बच्चों के पास। अगला सवाल, RCOOH और N3H। तो भैया ये पहला वाला तो हो गया होगा आपको, गैब्राइल थैलीमाइड रिएक्शन मैच विद RNH2। ये लो जी बाबूजी, एनी डाउट, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। RCOOH N3H, RCOOH N3H, और ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बाबूजी, ये बन गई RNH2, ये निकल गई CO2, और ये उड़ गई CO2। और देखो बेटा, एक कार्बन कम होके अमाइन मिल गई। ये रिएक्शन श्मिट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है बेटा।
आप इसका मैच इससे भी करो, ये भी इससे भी मैच होगा, ऊपर वाले से भी मैच हो जाएगा, दोनों से मैच हो रहा है। इससे 1 डिग्री अमाइन भी बन रहा है और इसको श्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। दोनों ही ठीक है, दोनों को मिलाइए। मैं तो आपको समझा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि यूं का यूं उतर के आ जाएगा पेपर के अंदर, ये थोड़ी कह रहा हूं कि भाई ये लो और यूं का यूं परोस के आपको दे देंगे, लो बेटा कर लो बेटा, इसको कर लो बेटा। ऐसा आ सकता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसको ढंग से समझ लीजिए, ये कहना चाह रहा हूं। अब ये इससे भी मैच हो रहा है, इससे भी मैच हो रहा है, ठीक है, जिससे जो मैच करे उसको मैच करो, बात खत्म हो गई, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। मैचिंग को ही तो पूछा गया है ना इस सवाल के अंदर, मैच ही तो करना है ना इन चीजों को, लेफ्ट को राइट से मैच करना है ना बेटा। अब इसकी एक खास बात, इस रिएक्शन में नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है। अब देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, मैकेनिज्म में ज्यादा नहीं घुसना है, बस जो जो काम की चीजें वो ही बता रहा हूं। ज्यादा टाइम मैं भी खराब नहीं करना चाहता आपका, क्योंकि आपका टाइम इस समय बहुत कीमती है। ये कोई रेगुलर क्लास का टाइम नहीं है और ना ही कोई शुरू से ही चल रहे हैं। अभी तो एक तो ये होता है कि भाई अपन शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो अपन बहुत खींच के भी पढ़ा सकते हैं, बहुत लंबी लंबी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बता सकते हैं, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है, आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब तो मैं आपको बस वो चीजें बता रहा हूं जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए, नाइट्रीन इसका इंटरमीडिएट, ये भी आप ध्यान रखेंगे। श्मिट रिएक्शन इसका नाम है। रिएक्शन के रिएक्टेंट ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हाइड्रोजोइक एसिड है। रिएक्शन में एक कार्बन कम होकर अमाइन बन जाती है। रिएक्शन में को प्रोडक्ट के तौर पे CO2 और N2 गैस निकल जाती है। इस तरह से छोटी मोटी चीजों को सरफेसली याद करके निकल लो आगे, निकल लो आगे, निकल लो आगे। चलो मेरा बेटा अगला क्वेश्चन ले आते हैं। RCOCl NaN3, RCOCl, दिस इज एल्केनोइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड, जो भी आप बोले, और ये हो गया NaN3, बेटा सोडियम एजाइड कहते हैं। और ये निकल गया लूण, लूण निकल गया बेटा, लूण निकल गया लूण का मतलब यहाँ NaCl मतलब नमक, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड निकल गया। सोडियम क्लोराइड, भैया मारवाड़ी लैंग्वेज में NaCl को लूण कहते हैं, नमक को लूण कहते हैं, पता है, सुना है कभी चलो, NaCl बाहर निकल गया और ये बन गया RCON3। इसमें से N2 बाहर निकल जाएगी, N2 इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, तुरंत निकल जाएगी। और निकलने के बाद ए माय गॉड, बर्बाद हो गया कंपाउंड। N2 निकलने के बाद देखो क्या हाल हो गया नाइट्रोजन का, बेचारी ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट रह गया। अब क्या करेगी, कैसे जिएगी, कैसे रहेगी? इसलिए इसने अपने आप को रीअरेंज कर लिया और RnCO बना लिया। दिस इज द रीअरेंजमेंट। कोई भी अपना स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए अपने आप को रीअरेंज कर सकती है। अरे किसी से कुछ लिया है क्या बेचारी ने? किसी को कुछ दिया है ना, किसी से कुछ लिया है ना, किसी को कुछ दिया है। अपने आप बेचारी अपने आप को एडजस्ट कर रही है, स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। अरे किसी का क्या ले रही है, ये कर सकती है ना, क्या दिक्कत आ रही है? दिस इज रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट के बाद ये KOH का अटैक हो गया और K2CO3 निकल जाएगा बेटा, ये K2CO3 और बन गया RnH2, 1 डिग्री अमाइन। ये रिएक्शन गौर से देखें, जब लिया था तो R के साथ साथ एक कार्बन और था और यहां एक कार्बन कम हो चुका है, K2CO3 बन के निकल चुका है। इस रिएक्शन को भी डिग्रेडेशन का एग्जाम्पल मान सकते हैं। ये कर्टियस डिग्रेडेशन कहलाती है। ये भी बहुत तरीके से पूछ लेते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और कह देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज। आपको 4 रिएक्शंस में से सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे रिएक्शन को जिसके अंदर कार्बन कम हो रहे हो सकता है ऊपर की 3 रिएक्शन आपको डिग्रेड करने वाली दे रखी हो और चौथा ऑप्शन दे रखा ऑल ऑफ दीज, तो टिक करके आ जाना ऑल ऑफ दीज। कहां दिक्कत आ रही है, टिक करके आ जाना, सीधी सी बात है। आगे लेके चल रहा हूं मेरे बच्चों को, आगे बढ़िए। अगला सवाल, अब देखो इस रिएक्शन से RnH2 बन गया, रिएक्शन का नाम कर्टियस डिग्रेडेशन हो गया। प्रोडक्ट दे रखा है, अगर प्रोडक्ट नहीं दे रखा होता तो इससे भी मैं इसको मैच कर सकता था। क्या दिक्कत आ रही है? मैच द फॉलोइंग, मैं इसको इससे भी मैच करूंगा, इससे भी मैच करूंगा।
ऑप्शन देख लेना, ऐसे आ रहे हैं आजकल, एक एक चीज, एक एक ऑप्शन राइट साइड के दो दो तीन तीन से मैच कर जाती। ऐसा भी यार कहीं एक को एक से मैच करके और हाथ धो के चले मत आना भाई हो गया काम गुरुजी दे दो 5 नंबर आ गए 5 नंबर, ऐसे नहीं आएगा। सोच के काम करना, कहीं इधर वाली चीजें इधर वाली चीजों के साथ एक एक चीज दो दो तीन तीन के साथ मैच तो नहीं कर रही है, देख लेना पहले। अगला सवाल अमाइन के ऑक्सीडेशन से है, जिसमें RCH2NH2 को ऑक्सीडाइज किया गया है। दो कंडीशंस दे रखी है मेरा बेटा। देखो अमाइन के ऑक्सीडेशन को थोड़ा सा ढंग से सुन लीजिए, क्योंकि हर साल एक ना एक ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की रिएक्शन आ जाती है। कभी अमाइन का ऑक्सीडेशन आ जाता है, कभी रिडक्शन आ जाता है नाइट्रोबेंजीन का कोई किसी भी मीडियम में, तो कभी एनिलीन का ऑक्सीडेशन आ जाता है, कभी फिनोल के ऑक्सीडेशन से आ जाती है, कभी ये देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शन से एक सवाल तो तय है, कोई रोक नहीं सकता बाय गॉड इसको, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक सवाल इस बार फिर मिलेगा आपको, या तो किसी का ऑक्सीडेशन पूछ रहा होगा या फिर किसी का रिडक्शन पूछ रहा होगा। देखो इसको देखिए गौर से आप, यहां मैंने कुछ रिएक्शंस लिख रखी है अमाइन के ऑक्सीडेशन की। 1 डिग्री अमाइन, अब इसको याद कर लेना बाय गॉड, ठीक है ना, ज्यादा है ना इसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस यूं कहीं सूखा सूखा याद करो इसको, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन में बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वहां सीधा इंफॉर्मेशन होती है, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई रिएक्शन में हो रही है उसके अकॉर्डिंग, या कौन कैटलिस्ट या कौन से ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट ले रखे हैं उन पे बेस्ड हो जाती है। हाँ ये जरूर है कि ऑक्सीडेशन भले ही कोई सी भी रिएक्शन क्यों ना हो, ऑक्सीडेशन में हमेशा H या तो निकलेगी या O जुड़ रही होगी। समझ में आ रही, यानी कि कोई ना कोई निगेटिव पार्ट जुड़ रहा होगा। और रिडक्शन वाली रिएक्शन में या H जुड़ रही होगी या ऑक्सीजन निकल रही होगी, ये सीधा सा ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन में O जुड़ती है, रिडक्शन में O निकल जाती है। ऑक्सीडेशन में H निकलती है, रिडक्शन में H जुड़ जाती है। इट्स ओके। देखो 1 डिग्री अमाइन अब 1 डिग्री अमाइन का मतलब होता है NH2 ग्रुप, 2 डिग्री अमाइन का मतलब होता है NH ग्रुप, और 3 डिग्री अमाइन का मतलब होता है N ग्रुप। अब देखो 1 डिग्री अमाइन भी मैंने 2-3 तरह से लिखे हैं। देखो ये भी 1 डिग्री अमाइन है बिकॉज इन दिस कंपाउंड NH2 ग्रुप, यहां भी ये 1 डिग्री है क्योंकि यहां भी NH2 है, और ये भी 1 डिग्री है क्योंकि ये भी NH2, तो तीनों ही 1 डिग्री है। तो तीनों को अलग अलग क्यों लिखा गुरुजी आपने, ये क्या कर रखा है आपने यहाँ? देखो भैया तीनों के अल्काइल ग्रुप्स अलग अलग है। यहां जो एल्काइल ग्रुप है वो 1 डिग्री कार्बन है। देखो 1 डिग्री कार्बन डायरेक्टली अटैच टू NH2, 2 डिग्री कार्बन अटैच टू NH2, 3 डिग्री कार्बन अटैच टू NH2। समझ में आ रहा है, इन्हीं का फर्क पड़ेगा। अगर 1 डिग्री कार्बन अटैच हो तब तो आपको इन कंडीशंस का इस्तेमाल करके एल्डिहाइड तक जाना है। ये H3O प्लस ये डाइल्यूट HCl वगैरह कुछ लेना है तो NH4Cl बन के निकल जाएगा, चाहे तो NH3 लिख दो चाहे NH4Cl लिख दो। फिर दूसरी रिएक्शन देखो, ये भी 1 डिग्री अमाइन है लेकिन इसके अंदर जो एल्काइल ग्रुप है वो 2 डिग्री एल्काइल है। देखो आप भाई साहब, देखो, हेलो देखो समझो, ये 2 डिग्री एल्काइल है बिकॉज 2 डिग्री कार्बन। अरे भैया ये तो 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, लेकिन ग्रुप तीनों में NH2 है ना, इसलिए इसको 1 डिग्री अमाइन बोल रहे। क्या करें इन बच्चों का, NH2 ग्रुप का मतलब है 1 डिग्री अमाइन, और ये केवल अमाइन में होता है। अब मैं एल्कोहल की बात बताऊं क्या आपको, अगर 1 डिग्री कार्बन OH से जुड़ा होता है तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन OH से जुड़ा होता है तो 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन OH से जुड़ा होता है तो 3 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल में और बाकी सब में ऐसा होता है। अमाइन में बस अलग से ध्यान रखना, अमाइन में 1 डिग्री जुड़ा हो, 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हो या 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हो, अगर NH2 है तो फिर वो 1 डिग्री अमाइन ही कहलाएंगे। चाहे कोई सा भी एल्काइल जोड़ दो आप। और एल्कोहल में देख लो आप, एल्कोहल में देख लो आप, इधर से देख लो भाई साहब, इधर से देख लो, अल्कोहल में ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री। अल्कोहल में अलग है, अमाइंस में अलग। अमाइन में हमेशा ये NH2 को देखा जाएगा, NH2 1 डिग्री है तो ये 1 डिग्री अमाइन ही माना जाएगा। अब आइए आगे, तो भाई साहेब बच्चों 1 डिग्री अल्काइल कंटेनिंग 1 डिग्री अमाइन कन्वर्ट इनटू इन दिस कंडीशन एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्काइल कंटेनिंग 1 डिग्री अमाइन कन्वर्ट इनटू कीटोन, 3 डिग्री अल्काइल कंटेनिंग 1 डिग्री अमाइन कन्वर्ट इनटू नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रो एल्केन। दिमाग नहीं लगाना, याद करना है।
याद करना है। अगला आ जाइए। अब आगे सर आपने फिर 1 डिग्री लिख दी है, एक चल क्या रखा, एक हो क्या रखा है, ऊपर भी 1 डिग्री नीचे भी 1 डिग्री। अरे ढंग से आंखें फाड़ के देखो, कंडीशन बदल रखी है। ऊपर एसिडिक के मेनोपोल रखा है और नीचे H2SO5 कैरो एसिड कहते हैं इसको, और आप चाहो तो Fe+2+ H2O2 भी ले सकते हैं। दिस इज द फेंटन रिएजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ रहा है? अगर इनकी कंडीशंस ले लें, इनकी प्रेजेंस ले लें, तो फिर चीज बदल जाएगी। और तुम्हें क्या लग रहा है यूं ही आ जाएंगे क्वेश्चन, यूं ही सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अरे भैया मेहनत करनी पड़ती है, और मैं साथ हूं ना तुम्हारे, तुम क्यों चिंता करते, मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ मत। एक एक क्वेश्चन पहुंचा दूंगा तुम्हारे पास नीट का, एक एक सवाल पहुंचा दूंगा। जिम्मेदारी आपकी है, आप क्या करते हैं, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेरे से मत कहना, मैं तुम्हारे पास एक एक सवाल पहुंचा दूंगा, आप देख लेना यूं, कहीं और क्या चाहिए, लेकिन इनको पढ़ो तो सही, याद तो करो। मेरी एक एक चीज को सुनेंगे आप, हर चीज जो क्लास में बोल रहा हूं वो पूरी याद होनी चाहिए, आप एक भी नहीं छोड़ोगे आप। RCH2NH2, this is the 1 degree amine, this is 1 degree amine, this is again also 1 degree amine, ये भी 1 degree amine। लेकिन अब की बार कंडीशन मैंने ये ली है, अगर इनकी प्रेजेंस हो तो 1 डिग्री एल्काइल कंटेनिंग 1 डिग्री अमाइन इन 3 तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखो गौर से, RCH2NHOH ये हो गया एन एल्काइल हाइड्रोक्साइल अमाइन, RCH डबल बॉन्ड NOH, देखो 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 ये ऑक्सिम हो गया, ऑक्सिम। ये देखो RCONHOH, देखो समझ में आ रहा है? मतलब कुल मिला के आपको ये प्रोडक्ट याद करने हैं, तीनों बनते हैं इसके अंदर। अगर यही कंडीशन 2 डिग्री एल्काइल कंटेनिंग के साथ ली जाती तो 2 डिग्री एल्काइल कंटेनिंग अमाइन ये कीटोक्सिम में कन्वर्ट हो गया, देखो, और 3 डिग्री लेते तो नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाता। याद रख लेना इनको, लगे हाथों अब 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को भी निपटा देते हैं। क्या मतलब है, क्यों छोड़ें, खत्म करो इसको। 2 डिग्री अमाइन R2NH KMNO4 की प्रेजेंस में टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। NH2NH2 तो सुना है ना आपने, NH2NH2 हाइड्रोजीन, NH2NH2 की जगह NR2NR2 है, ये टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजीन। R2NH देखो देखो, हेलो इधर आओ, 2 डिग्री अमाइन, ये भी NH है, ये भी NH। कंडीशन एक बार KMNO4, एक बार H2SO5, नीचे वाली में R2NOH बन गया। का समझे, का समझे। अगला देखो R3N, 3 डिग्री अमाइनर, इसको KMNO4 की प्रेजेंस में आप इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, बहुत हो तो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन बहुत इजी नहीं होता। R3N H2SO5 की प्रेजेंस में आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है। R3NO आप देखो कोप रिएक्शन में भी आपने इसका इस्तेमाल किया था, कोप रिएक्शन जहां हॉफमान की एल्कीन बनती है, अच्छी रिएक्शन है, वो भी याद रखना। R3N H2SO5 की प्रेजेंस में एक ऑक्सीजन दे देता है H2SO5, तभी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता लेकिन ठीक ठाक है, वो दे देगा, वो N के लोन पेयर से जुड़ के इस तरह से R3NO कंपाउंड बना लेगा। एनी डाउट? आ जाइए अपना सवाल करते हैं। ये कह रहा है RCH2NH2 KMNO4 H3O+ प्रोडक्ट क्या बनेगा? ले बेटा ले बेटा ले बेटा ले, ये बनेगा ले बेटा ले। अगला सवाल, भैया आपको ये देख के कुछ याद आ रहा है का? RnH2 याद करो, ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर ऐसा कंपाउंड बनता है जिसमें सरसों के तेल जैसी खुशबू आती है, जिसमें सरसों के तेल जैसी स्मेल आती है। मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल रिप्रेजेंट द कंपाउंड, इसीलिए इस रिएक्शन को मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं, और ये रिएक्शन साइंटिस्ट हॉफमान ने दी थी, इसलिए इसको हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहा जाता है। इन दिस रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल RnH2 अटैक्स ऑन C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S डिवाइडेड इन 2 एनायंस, देखो डिस्पर्शन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, एक पे प्लस बनेगा एक पे माइनस बनेगा, जिस पे प्लस बनेगा बेटा उस पे RNH जुड़ जाएगा और दूसरे पे H जुड़ जाएगा।
इसके बाद HgCl2 के साथ रिएक्शन कराओ। देखो बेटा दोनों रिएक्टिव एच, एक रिएक्टिव एच दूसरी रिएक्टिव एच, ये N पे लगी हुई है S पे लगी, दोनों रिएक्टिव एच हैं। दोनों रिएक्टिव एच Cl के साथ जुड़ के 2HCl बन के निकल जाएगी बाहर, 2HCl बाहर निकल जाएगा। तो देखो R फिर N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S और ये जो S है वो Hg के साथ चला जाएगा, HgS। कुल मिला के बच्चों बात ये हुई कि ये वाला SH और ये वाला H दोनों निकल गए, ये दोनों HSH बाहर निकल गए, HSH दोनों HCl के साथ HCl बन गई और S मरकरी के साथ HgS बन गया। और ये जो बना इसको कहते हैं एन एल्काइल आइसोथायोसाइनेट और इसमें आती है सरसों के तेल जैसी खुशबू, मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल और ऑर्डर। भाई साहब सरसों का तेल नहीं बनता है यहाँ, कहीं आपके दिमाग में आ रहा कि ये तो बहुत जोरदार काम है कुछ, इसी से आज तेल बनाता हूं, जाते घर पे पकोड़े बनाएंगे। अरे भैया सरसों का तेल नहीं बन रहा है, सरसों के तेल जैसी स्मेल आती है, इस बात का ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ मत कर देना। आगे बढ़ो, चलो बाबा जी खाली करो बोर्ड, आ जाओ। तो भैया नाम लिख दो क्या इसका, एल एल बाबा जी मिला दिया रे, इसको मिला दिया। लेफ्ट वाली जो जो चीजें मिल रही हैं उनको राइट वालों से मिलाना है। लेफ्ट की चीजें अगर राइट के 1 2 3 4 ऑप्शन से मिल रही है तो चारों को मैच करना है। समझ में आ रही है ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बस। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, हमने तो खूब सुना है इसके बारे में। अरे ये तो हिंसबर्ग रिएजेंट है। यस, हिंसबर्ग रिएजेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, और जो कि हिंसबर्ग ने बनाया था। और इस रिएजेंट की खास बात है, आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों अमाइन को अलग अलग सेपरेटली पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इट मींस हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। ध्यान रखें, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन का मिक्सचर अगर ले लें और उनको अलग अलग करने की बात हो तो एक मेथड आता है होफमैन मेथड, जिसमें डाई इथाइल ऑक्जेलेट का इस्तेमाल किया जाता है। वो भी आप देख लेना, डाई इथाइल ऑक्जेलेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं मिक्सचर की तो 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन को अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है। एक कंपाउंड जो है ऑयली प्रोडक्ट के तौर पे अलग होता है, एक सॉलिड के तौर पे अलग होता है, और एक रिएक्शन ही नहीं कर पाता 3 डिग्री, और वो तीनों को अलग अलग कर दिया जाता है। इस तरीके से वो होफमैन मेथड है, जिससे अपन डाई इथाइल ऑक्जेलेट का इस्तेमाल करके तीनों को मिक्सचर से अलग अलग कर सकते हैं। और ये हिंसबर्ग रिएजेंट वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब 1 डिग्री अमाइन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं ना, ये 1 डिग्री अमाइन के साथ C6H5SO2Cl बेंजाइन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जब रिएक्शन करता है तो एक HCl बाहर निकल जाता है और RNH पे SO2 C6H5 जुड़ जाता है। अब देखो ये है ना H, ये एसिडिक H है, और जैसे ही इसमें थोड़ा सा बेस मिलाते हैं ना वो घुल जाता है इसमें तुरंत। जैसे NaOH की कुछ ड्रॉप्स मिलाई तो इसके साथ मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा और इस तरीके का कंपाउंड बना लेगा। समझ जाना ये 1 डिग्री अमाइन है, बेस मिलाया जैसे ये घुल गया तो समझ जाना कि ये 1 डिग्री अमाइन है। अब 2 डिग्री अमाइन में क्या होता है, 2 डिग्री अमाइन में क्या होता है कि एक ही H होती है N के ऊपर, और ये भी निकल जाती है किसके साथ, Cl के साथ, ये निकल गई। अब इससे जो बनता है इसमें H ही नहीं बचती। अब देखो इसमें H ही नहीं बची, या कोई H ही नहीं, एसिडिक H नहीं है, तो जैसे ही आप बेस मिलाओगे तो ये घुलेगा ही नहीं, नॉट सॉल्युबल। इस तरह से आप 2 डिग्री को पहचान सकते हैं। और 3 डिग्री का तो 3 डिग्री तो बर्बाद पड़ा है बेटा, क्योंकि 3 डिग्री के पास तो
सामान ही नहीं है, जो चाहिए वो चीज ही नहीं है। Cl को H चाहिए, है ही नहीं भैया, रिएक्शन ना होवेगी। समझ में आ रही है बेटा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट कहलाता है, और इसको मैंने क्लिक कर दिया इसके साथ। कैसा महसूस कर रहे हैं? बोलो हल्का। जब समझ में आए तो हल्का फील होता है, और समझ ना आए तो दिमाग पे बड़ा हैवीनेस फील होता है, बड़ा भारी भारी सा लगता है कि यार ये क्या बोल के चले गए भैया, पता ही नहीं लगा। ओके मेरे बच्चों, तैयारी करते रहें जबरदस्त तरीके से। मैं अगला सवाल लेके फिर आ रहा हूं आपके पास, तब तक के लिए नमस्कार। जीटर आयन क्या होता है? ये क्वेश्चन भी नीट में पिछले सालों में पूछा जा चुका है। खुद से देखना कब पूछा है, ताकि पता लगे कि क्या क्या पूछा जाता है नीट में। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, ना मेरी माननी है ना किसी और की माननी है। अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो। नीट के पेपर उठाओ पुराने और चेक करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। असलियत खुद ब खुद सामने आ जाएगी मेरा बच्चा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक बार मैं आपके सामने आ गया, फिर कुछ क्वेश्चंस को लेकर। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से एक सवाल और लेके आया हूं मैं, शानदार सवाल, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पे बेस्ड। देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, और इस बार एक सवाल या तो रिडक्शन से या फिर ऑक्सीडेशन से आएगा, या फिर हो सकता है दोनों से एक एक आ जाए। कुछ रिडक्शन और कुछ ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड सवाल लेके आया हूं। देखिए, मेरा सवाल आपके सामने है। मैच द फॉलोइंग। एनिलीन का ऑक्सीडेशन और नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने। एनिलीन का ऑक्सीडेशन एसिडिक KMnO4 में कराएं तो क्या बनेगा? एनिलीन का ऑक्सीडेशन एसिडिक KMnO4 में कराएं तो क्या बनेगा? अब ये आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ना यहाँ पे आपको कोई मैकेनिज्म लगानी है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन में सीधा सीधा आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। थ्योरी को ढंग से समझने के लिए मैंने एक बार यहां लेके आया हूं। ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन आपको दिमाग में रखने हैं। ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने यहां लिख दिए हैं, कुछ मैं थोड़ा और समझाना चाहता था वो इधर आ गया। ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। सपोज दैट ऑक्सीडेंट के तौर पे मैंने एसिडिक KMnO4 ले लिया, तो प्रोडक्ट मुझे एनिलीन ब्लैक मिलेगा, यानी एनिलीन जल जाएगा, काला पड़ जाएगा, ब्लैक कंडीशन में आ जाएगा। ऑक्सीडेंट के तौर पे हमने लिया एसिडिक KMnO4, तो प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिलेगा एनिलीन ब्लैक। इट मींस एनिलीन कन्वर्ट इनटू एनिलीन ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4। आफ्टर दैट एल्केलाइन KMnO4 अगर क्वेश्चन में दे रखा हो, एल्केलाइन मतलब बेसिक दे रखा हो, तो एजोबेंजीन बनाना। एनिलीन ब्लैक का मतलब वो काला पड़ जाएगा, और एजोबेंजीन का मतलब मैं आपको बता दूं, ये इसकी डिजाइन अगर मैं बनाऊं तो इधर बना देता हूं, C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5, ये एजोबेंजीन होता है, ये एजोबेंजीन बन जाएगा। इसके अलावा देखिए न्यूट्रल KMnO4 अगर लोगे तो एजोबेंजीन भी बनेगा, नाइट्रोबेंजीन यानी कि बेंजीन की रिंग पे NO2 लग जाएगा। ठीक है। कैरो एसिड H2SO5, कैरो एसिड लेंगे तो नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोसोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन इन द सेंस NO2 ग्रुप अटैच ऑन बेंजीन रिंग, एंड नाइट्रोसोबेंजीन इसका मतलब है कि NO ग्रुप जुड़ जाएगा बेंजीन की रिंग के ऊपर। CF3COOH, दिस इज एन पर एसिड। पर एसिड का मतलब है जिसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा हो, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया। पर एसिड ले लिया आपने तो नाइट्रोबेंजीन आपको मिलेगा। इसके बाद है K2Cr2O7 एसिडिक। एसिडिक कंडीशन में अगर K2Cr2O7 ले लोगे, एसिडिक का मतलब समझ गए ना आप, उसमें H2SO4 की ड्रॉप्स मिला दीजिए, तो फिर वो पैरा बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन का मतलब होता है ये बेंजीन की रिंग हो गई, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये है बेंजोक्विनोन। ठीक है। पैरा बेंजोक्विनोन क्यों बोला? क्योंकि पैरा पोजीशन हो गई ना, एक इधर है एक इधर।
ऑर्थोबेंजोक्विनोन, मेटाबेंजोक्विनोन, ये पैराबेंजोक्विनोन, ठीक है। ये पैराबेंजोक्विनोन बनेगा इस तरीके से। एक है HNO3। HNO3 एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा एनिलीन, ठीक है। इसके बाद एटमॉस्फेरिक एयर और लाइट, अगर मान लीजिए आपने एयर में इसको खुला छोड़ दिया तो ये डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। मैं इनको हटा देता हूं ताकि यहां से जगह बने थोड़ी सी। ये रिएक्शन आपको दिमाग में रखनी है। अब आगे नेक्स्ट है अगला पॉइंट, आ जाओ। NH2 यानी एनिलीन, बेंजीन की रिंग पे NH2 लगा हुआ है, एसिडिक KMnO4 से ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये आपका आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इन द सेंस एनिलीन ब्लैक बन गया। इसके बाद अगला है एनिलीन की कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो बेंजीन की रिंग पे एनिलीन, एनिलीन एक प्लस M ग्रुप होता है, ये सब जानते हैं। और प्लस M ग्रुप का मतलब क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी कि बेंजीन की रिंग पे अगर NH2 जुड़ा हुआ है या कोई प्लस M ग्रुप जुड़ा हुआ है और कोई इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक करने आता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पे या फिर दोनों पे जुड़ जाता है। ये तरीका होता है प्रोडक्शन का। अब मैंने यहां नाइट्रेशन कराने की कोशिश की। नाइट्रेशन कराने के लिए मैं HNO3 लाया, H2SO4 लाया और NO2 का अटैक कराया तो NO2 यानी नाइट्रोनियम आयन मिलेगा मुझे दोनों से। आप देखो क्वेश्चन में क्या करें कि HNO3 H2SO4 ले लीजिए तो HNO3 H2SO4 आपको नाइट्रोनियम आयन देते हैं। अब इस नाइट्रोनियम आयन का अटैक कराने हमने जब भेजा तो पता लगा प्रोडक्ट तो हमें ऑर्थो और पैरा पे मिला ही नहीं या बहुत कम मिला, और ये मिल गया खूब अच्छा खासा, ये खूब मिल गया। मतलब ऑर्थो पैरा से कम नहीं बना, ये भी खूब बन गया। मतलब यील्डिंग अच्छी हुई नहीं ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे प्रोडक्ट की। यार ये क्या गड़बड़ हुई, NH2 तो प्लस M ग्रुप होता है। फिर ये दिक्कत क्या हुई, दिक्कत हो गई एक कि जब आपने एसिडिक मीडियम लिया था ना तो उस एसिड का H प्लस इस NH2 पे अटैक करके और इसे कन्वर्ट कर देता है NH3 प्लस में, और ये NH3 प्लस होते ही माइनस M ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब आपको इस H प्लस को NH2 पे अटैक करने से रोकना चाहिए था पहले, उसके बाद नाइट्रेशन कराते। आपने NH2 के ऊपर लोन पेयर था, एसिडिक मीडियम ले रखा है। आप खुद सोचो, दिमाग नहीं है क्या बिल्कुल भी कि H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी वहां अटैक नहीं करेगा क्या? वो H प्लस ने जाके NH2 पे अटैक कर दिया और माइनस M बन गया, और जब नाइट्रोनियम आयन आया तो ऑर्थो पैरा की बजाय नाइट्रो पोजीशन पे जुड़ने की उसने कोशिश कर ली, और कहने का मतलब जो आप चाहते थे वो आपको मिला ही नहीं, मेटा प्रोडक्ट मिल गया। और करो डायरेक्ट नाइट्रेशन, और करो डायरेक्ट नाइट्रेशन। मना किया था, सोच लेना, पहले समझ लेना, दिमाग लगा लेना। अपने आप ही करने की कोशिश करते रहते हो, पहले देख तो लिया करो कॉन्सेप्ट क्या है, करना क्या है। कैसे ही करना शुरू कर दिया और लो अब ये करके आ जाते। मान लो वहां ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना देते नीट के पेपर में तो नंबर नहीं कट जाते क्या 5 अपने? सोचो तो सही क्या करना था। अरे आपको पता होना चाहिए कि एनिलीन का जब नाइट्रेशन करते हैं तो पहले NH2 ग्रुप को प्रिजर्व करते हैं। अरे इसे सेफ तो करो, कवर तो करो इसे, तो पहले इसका एसिटाइलेशन करो। एसिटाइलेशन जब करोगे तो NH2 ग्रुप की H और इसका Cl निकल जाएगा, और देखो गौर से NH के साथ COCH3 जुड़ जाएगा। लेकिन सर ऐसे करने से तो ग्रुप ही बदल गया। नहीं बदला, घबराए मत, नहीं बदला। ये पहले भी प्लस M था और अब भी प्लस M है। ये पहले भी प्लस M था, ये अब भी प्लस M है। तो फायदा क्या हुआ? फायदा हो गया मेरा बच्चा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा और H प्लस इस NH2 के पेयर पे या N के पेयर पे अटैक नहीं कर पाएगी। ओ माय गॉड, इतना गहरा राज छिपा है इसमें। यस, यही याद रखना है आपको। आप जब एनिलीन का नाइट्रेशन कराएं तो पहले एसिटाइलेशन करा दें उसका। एसिटाइलेशन कराने से NH के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर प्रिजर्व हो जाएगा। अब इसका नाइट्रेशन करा दो, आपको ऑर्थो और पैरा पे NO2 जुड़ा मिल जाएगा।
कुछ आ रही है समझ में? इधर आइए। जब मैंने NH2 लेके H2 ये वाला HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराई तो भैया मेटा प्रोडक्ट मिला मुझे, ये इसका मैच कर दिया। और अगर ये कंडीशन होती कि पहले एसिटाइलेशन कराओ फिर नाइट्रेशन कराओ तो फिर मैं ऑर्थो और पैरा को टिक करता। आगे बढ़ो मेरा बालक, आगे बढ़ो मेरा बालक, आगे बढ़ो मेरा बच्चा। अब देखो अगला, देखो यहां सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, फ्यूमिंग H2SO4 मतलब H2H2O7, ये ओलियम होता है फ्यूमिंग H2SO4, ये और भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये SO3 जो है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे आपको दे देगा, ये SO3H+ कह दीजिए, NH2 पे आएगा, अटैक करेगा और NHSO3H बना लेगा इस तरह से। फिर ये NHSO3H देखो, H2SO4 किस तरह से अटैक करेगा भाई, H2SO4 ये तो है, HOSO3H ये जुड़ जाएगा, ये OH और NH2 की H2O तो बाहर निकल जाएगी, SO3H इस पे जुड़ जाएगा। फिर SO3H अपना रीअरेंजमेंट कर लेगा, इस तरह से आइसोमराइजेशन कर लेगा और ये SO3H निकल के वहां पहुंच जाएगा। ये एक तरीके का डाइपोलर आयन बन सकता है, यानी कि ये एक NH3+ और SO3- दोनों तरह के पोल्स बना सकता है, इसलिए इस टाइप के आयंस को जीटर आयन कहा जाता है। और आप देखिए यहां इसने जीटर आयन के साथ इसको मैच कर रखा है। जीटर आयन क्या होता है, ये क्वेश्चन भी नीट में पिछले सालों में पूछा जा चुका है, खुद से देखना कब पूछा है ताकि पता लगे कि क्या क्या पूछा जाता है नीट में। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, ना मेरी माननी है ना किसी और की माननी है, अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो। नीट के पेपर उठाओ पुराने और चेक करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, असलियत खुद ब खुद सामने आ जाएगी मेरा बच्चा। आगे Zn+NH4Cl, अब थोड़ा सा आपको रटने वाला मामला आ गया। नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन दोनों जगह, नाइट्रोबेंजीन और दोनों जगह रिड्यूसिंग एजेंट देके रिडक्शन करवाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करते हैं। मैं बार बार बताता आ रहा हूं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन से क्वेश्चन बनेगा इस बार, तो सुन लीजिए अब आप। अब मैं पहले आपको ये दिखा देता हूं, एक बार इनको याद कर लेना भाई साहब, कोई इलाज नहीं है, याद कर लेना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा भी जा चुका है नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और अब फिर से पूछे जाने के चांस बनते हैं। देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड यानी कि नाइट्रो एल्केन हो सकती है, नाइट्रोबेंजीन हो सकती है, यानी एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिफेटिक भी हो सकते हैं। ये नाइट्रो एल्केन है जिसका एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करा रहा हूं। तो अलग अलग मीडियम में रिडक्शन पे क्या क्या बनती है नाइट्रो एल्केन से, नाइट्रोबेंजीन से, थोड़ा सा दिमाग से आपको याद रखना है इसे। नाइट्रो एल्केन का एसिडिक मीडियम का मतलब कोई भी एसिडिक कंडीशन दे सकता है आपको, SN+HCl, Zn+HCl, Fe+HCl, HCl एसिड वैसिड मिला के अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट दे देता है तो NO2 का कन्वर्जन सीधा NH2 में कर देना और आप पूरी O बाहर निकाल देना, H2O बाहर निकल जाएगी। आपको NO2 ग्रुप यानी नाइट्रो ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड क्यों ना हो, दोनों में एक ही चीज करेंगे आप, यहां भी और यहां भी। रट लो दिमाग में, फिट कर लो दिमाग में, फिट कर लो दिमाग में, एक एक चीज को फिट कर लो, याद कर लो, आएगी। चलो इधर आ जाओ। न्यूट्रल मीडियम में आप देखना ना कोई एसिड दिखेगा ना कोई बेस, गौर से देख लो, ZnNH4Cl सॉल्ट नजर आ रहे हैं, देखो कोई बेस नहीं कोई एसिड नहीं, ये न्यूट्रल मीडियम है। न्यूट्रल मीडियम को पहचानने का तरीका है ना। अब न्यूट्रल मीडियम में अलग अलग कंडीशन हो रही है, देखो नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन करा रहे हैं तो हाइड्रोक्साइलामाइन मिल रहा है, नाइट्रोबेंजीन का Fe+ स्टीम की प्रेजेंस में रिडक्शन करा रहे हैं तो नाइट्रोसोबेंजीन मिल रहा है। अगर नाइट्रोबेंजीन का ZnNH4Cl है, ZnCaCl2 से रिडक्शन करा रहे हैं तो फिनाइल हाइड्रोक्साइलामाइन मिलेगा। रट लो, याद कर लो भैया, कोई इलाज नहीं है। एल्केलाइन मीडियम पे आ जाएगी। एल्केलाइन मीडियम मैं सारी रिएक्शन नहीं लिख रहा, मैं वो लिख रहा हूं जो काम की है, समझ में आ रही है ना।
बस वही वो चीज लिख रहा हूं जो इस बार की है। दुनिया भर की चीजें आती होंगी आपको, मुझे भी बहुत सारी चीज आती है, आपको भी आती है, जिन्होंने पढ़ा है सबको आती है, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबको बहुत कुछ आता है। लेकिन क्या जो तुम्हें आता है वो नीट में आता है? बस इसी बात का ध्यान रखना है। जो तुम्हें आता है, जो हमें आता है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या वो नीट में आता है? जो नीट में आता है वो ज्यादा जरूरी है, उस पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब टाइम एक्सपेरिमेंट का नहीं है, अब तो कुछ कर गुजरने का टाइम है, क्योंकि कुछ ही महीना बचा है, एग्जाम आ रहा है नीट का सामने। एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम में अलग अलग एल्कलाइन कंडीशंस आपको मिलेगी, अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन इसी सीक्वेंस में जाएगी। नाइट्रोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल एक साथ रिड्यूस होते हैं, ध्यान रखें, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहां, बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन भी कह सकते हो आप इसको। 2 मॉलिक्यूल से एक साथ रिएक्शन स्टार्ट होती है, कहां से? पहले एजॉक्सीबेंजीन बनता है, फिर एजोबेंजीन बनता है, फिर हाइड्रेजोबेंजीन बनता है, खत्म। अलग अलग मीडियम में अलग अलग सीक्वेंस पूछा। अब आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन बेसिक मीडियम इन अल्कलाइन मीडियम। पहला ऑप्शन एजॉक्सीबेंजीन, सेकंड ऑप्शन एजोबेंजीन, थर्ड ऑप्शन हाइड्रेजोबेंजीन, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा? अरे क्या क्या आएगा, क्या आंसर बताना, देखिए क्या आंसर आएगा है? ऑल ऑफ दीज आएगा ना, तीनों बन रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? या फिर 4 प्रोडक्ट दे देंगे, उनमें से एक, इनमें से कोई एक दे देगा, 4 में से कोई एक ये होगा, टिक कर देना जो भी दिखे इनमें से। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब है कि हम एक कंटेनर लेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स लटकाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे और कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? वीकली एक आ चुका है इनमें से नीट में, अब देख लेना कौन सा है, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा है, आप देखेंगे, खुद देखेंगे आप, मेरा बच्चा खुद देख। मैं क्यों चाहता हूं कि आप देखें, बताओ मैं क्यों चाहता हूं? मैं इसलिए चाहता हूं कि जब आप देखें, जब वो आप क्वेश्चन देखें, तो उस क्वेश्चन को देखने से पहले आप आगे पीछे के और भी क्वेश्चन देख लेंगे। इस बहाने तुम्हें पेपर का पैटर्न भी पता लग जाएगा, तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा किस टाइप के सवाल पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने वाले हैं। वीकली एसिडिक मीडियम में, वीक एसिडिक मीडियम, डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, ये सवाल हो गया देखो आपका। डाइल्यूट H2SO4 वीकली एसिडिक मीडियम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, और ये बन गया आपका ऑप्शन NH2 बन गया। 90% यील्डिंग होती है, अच्छा खासा यील्ड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम मतलब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लिया, तो ये हाइड्रोक्साइल अमाइन बनेगा, और उसी में फिर आइसोमेरिक चेंजेस आएंगे, और आइसोमेरिक चेंज आके OH ग्रुप पोजीशन पे चला जाएगा। एल्कलाइन मीडियम, कोई बेस डाल दिया एल्कलाइन मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट को करके, और फिर आपने रिडक्शन किया, तो पहले बनेगा हाइड्रेजोबेंजीन, फिर बाद में वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस टाइप। ध्यान रखें एक एक चीज भैया। ओके बेटा, आगे चलो, ये हटा रहा हूं मैं, नोट कर लेना, टिक कर लेना, समझ लेना, जो भी करना है कर लेना। आ रहा है, नीट में आ रहा है नीट में आ रहा है, मजाक नहीं समझने का, अच्छे से पढ़ने का। ओके बेटा, ये भी हो गया। अब मैं लेके चलता हूं आगे, ये वाला CH3 और NO2, यानी कि टॉलुइन पे आपने NO2 लगा रखा है और उसका नाइट्रेशन करा रहे। तो आपने खूब पढ़ा होगा बेंजीन का नाइट्रेशन, पहले एक NO2 जुड़ती है, ये रिएक्शन तो हो जाती है लगभग, ये मान लीजिए ये NO2, ये NH2, सॉरी बेंजीन ले लिया मैंने, और ये नाइट्रोनियम आयन या HNO3 ले लिया, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी। रिएक्शन हुई, रिएक्शन लगभग 60 से 65 डिग्री के आसपास चलती है,
वैसे तो 62 के समथिंग चलती है। नाइट्रोबेंजीन बन गया, आपने और नाइट्रोनियम आयन ले लिया, एक्सेस कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब ये पूछा गया है, देखो आप देख लेना, आप ये एक और नाइट्रो जुड़ गया, एक नाइट्रो ये था, एक और जुड़ गया, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है इसलिए मेटा पे जुड़ गया। अब ये टुकड़ा पूछा गया था, आप सोच लो, आप पूरी रिएक्शन में से ये टुकड़ा नीट में पूछा जा चुका है, देख लेना, यकीन नहीं हो तो। फिर आगे बढ़े, फिर से नाइट्रोनियम करा दिए नाइट्रेशन, ये 100 से 110 डिग्री के बीच में चलती है, और फिर एक NO2 जुड़ जाता है, एक NO2 यहां, एक NO2 यहां आ गया, एक NO2 अब यहां आ गया, और ट्राई नाइट्रोबेंजीन, बूम, एक्सप्लोजिव कंपाउंड बन जाता है। और अगर मान लीजिए इसकी जगह टोलुइन होता तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन बन जाता, यानी कि CH3 और लग जाता रिंग के ऊपर। बस का समझे, ये बेंजीन के डब्बे, आप टोलुइन अगर लेते तो एक NO2 यहां लगता, एक NO2 यहां लगता, एक NO2 यहां लगता, और बन जाता टंट, टंट बन जाता, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन बन जाता, हाईली एक्सप्लोजिव कंपाउंड बन जाता। आगे दोनों सवाल हो चुके हैं बेटा, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चों, ये आपने मिला ही दिया बेसिक मीडियम वाला, ये लो, बेसिक नहीं, ये न्यूट्रल मीडियम वाला, सॉरी। अब आ जाइए लास्ट रिएक्शन, ये लास्ट वाली जो रिएक्शन है ना, ये मुलिकन बर्कर टेस्ट कहलाती है, मुलिकन बर्कर टेस्ट। इसमें क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन की ZnCaCl2 के साथ रिएक्शन होती है। ये नाइट्रोबेंजीन मतलब रिडक्शन हो गया एक तरीके से, रिडक्शन होने के बाद ये फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन बन गया, फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन में टोलेन रिएजेंट डाल दिया। अब देखो टोलेन रिएजेंट NaOH ग्रुप से रिएक्शन कर जाता है और सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है, Ag निकल गया, Ag चमकता हुआ चांदी, Ag निकल गया, दिस इज द टेस्ट। ये नाइट्रो ग्रुप की टेस्टिंग में काम आ रहा है, इसको आप मुलिकन बर्कर टेस्ट कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखना इन चीजों को। एक सवाल नीट में इस क्लास से आ रहा है और कोई रोक सकता है तो रोक ले। ओके मेरा बच्चा, इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है, अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।